In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of four prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them. 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने चार चित्रों की एक श्रृंखला का निर्माण किया। इनमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उनके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था का अर्थ है कि एक ऐसा राज्य या देश जो लोकतांत्रिक और सामाजिक सिद्धांतों को अपनाता हो। लोकतंत्र से अर्थ है जहां लोग अपने शासकों या नेताओं को स्वयं चुनते हों और समाज की भलाई और समानता को महत्व दिया जाता हो। गणतंत्र से तात्पर्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से है जिसमें सत्ता का प्रमुख या तो जनता के द्वारा चुना जाए या फिर जनता के चुने प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाए। वास्तव में ऐसी व्यवस्था में वास्तविक शक्ति जनता के पास ही होती है, जो सत्ता प्रमुख को निरंकुश फैसले लेने से रोकता है। जिस समय फ्रेडरिक सोरियो ने यह चित्र बनाई थी, उस समय फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र शासन था। राजाओं को प्रजा और उनकी भलाई से कोई मतलब नहीं था। अतः फ्रेडरिक सोरियो ने अपने इस चित्र के माध्यम से लोगों को निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंकने और जनतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य की स्थापना के लिए संदेश दिया। जिस चित्र की बात हो रही है वह आपके स्क्रीन पर है। इसे आप ध्यान से देख ले या अपने बुक को खोलकर इस इमेज को सामने रख लें, क्योंकि आगे इस चित्र से संबंधित कई बातें की जाएगी। The first print of the series shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते जा रहे हैं। इन पंक्तियों में हमें यह बताया गया है कि एक स्वतंत्रता की प्रतिमा है जिसके सामने से अमेरिका और यूरोप के लोग एक लाइन से उसकी वंदना करते हुए गुजर रहे हैं। अर्थात अमेरिकी और यूरोपीय समाज के सभी लोग, चाहे उनकी उम्र या स्थिति कुछ भी हो, स्वतंत्रता की इस लड़ाई में सभी भागीदारी निभा रहे हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment. Such she bears in one hand and the charter of the rights of man in other. आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में पेश किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। यहाँ स्वतंत्रता की प्रतीक मूर्ति के हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है जो कि ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। ज्ञान और शिक्षा ही हमें जागरूक और समझदार बनाता है और हम सही या गलत का निर्णय ले सकते हैं। दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है जो यह बताता है कि सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कहने का अर्थ है यह स्वतंत्रता रूपी मूर्ति एक ओर जहां लोगों में ज्ञान के उदय की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य के अधिकारों की भी सांकेतिक रूप से
पक्षधर है। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हैं। यहाँ निरंकुश संस्थाओं से तात्पर्य वे संस्थाएं या सत्ता हैं जो बिना किसी नियंत्रण या नियम के अपना शासन करती थी और लोगों पर तरह तरह के अत्याचार करती थी और उनके स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी। ध्वस्त होने का अर्थ है कि अब वे समाप्त हो चुकी हैं और अब कोई ताकतवर या अत्याचारी व्यवस्था नहीं रही। यह वाक्य यह दर्शाता है कि यदि लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है और अत्याचारों से मुक्ति पानी है तो उन्हें मिलकर निरंकुश शासकों का वजूद पूरी तरह से नष्ट करना होगा। In Sorio's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. सॉरियो के काल्पनिक दर्शन में दुनिया के अलग अलग देशों के लोग विचारधारा में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। यह वाक्य सॉरियो के काल्पनिक दर्शन यानी यूटोपिया से संबंधित है, जिसमें लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना की है। यूटोपिया एक काल्पनिक समाज को कहा जाता है जहां समाज के सभी पहलू पूरी तरह से आदर्श होते हैं। कहने का अर्थ है कि यहां सभी के लिए शिक्षा, स्वतंत्रता, आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक अधिकार सब एक जैसे होते हैं। ऊंच नीच का कोई भाव नहीं होता है। फ्रेडरिक सॉरियो यूरोप के इन सभी राष्ट्रों को इसी तरह के समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना चाहते थे। वास्तव में यह संदेश सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं है, बल्कि सभी यूरोपियन देशों के लोगों के लिए है, क्योंकि यदि निरंकुश शक्तियों को ध्वस्त करना है तो उन्हें पूरे यूरोप से उखाड़कर फेंकना होगा, अन्यथा वह फिर से अपनी पकड़ बनाने लग जाएंगी। From the heavens above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। फ्रेडरिक सॉरियो ने यहाँ यह संदेश देना चाहा है कि निरंकुश सत्ता के खिलाफ उनकी लड़ाई या क्रांति न सिर्फ भौतिक रूप से सही है, बल्कि नैतिक और धार्मिक रूप से भी सही है। साथ ही साथ वे समाज के विभिन्न वर्गों, देशों के लोगों के बीच एकता का भाव भी उत्पन्न करना चाहते थे, ताकि वे सभी मिलकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें और निरंकुश शक्तियों को ध्वस्त कर सकें। इसलिए उसने अपने चित्र में ईसा मसीह, संत और फरिश्तों का भी चित्रांकन किया है और इस प्रकार दर्शाया है कि इन घटनाओं पर वे भी टकटकी लगाए हैं और वे भी उनके सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। This chapter will deal with many of the issues visualized by Sorio in Figure 1. इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सॉरियो ने चित्र 1 में की थी। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और
मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। अर्थात 19वीं सदी में राष्ट्रवादी सोच यूरोप में तेजी से फैल गई, जिससे समाज और राजनीति में बड़े बदलाव आए। राष्ट्रवाद वह विचारधारा है जिसमें एक व्यक्ति या समूह अपने देश, संस्कृति, भाषा और पहचान के प्रति गर्व और प्रेम महसूस करता है। राष्ट्रवाद के अंतर्गत लोग अपने देश को प्राथमिकता देते हैं और उसकी स्वतंत्रता, सम्मान और भलाई के लिए काम करने की इच्छा रखते हैं। The end result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों का अर्थ था ऐसे राजवंश जो विभिन्न देशों पर अपना शासन चलाते थे, जहां अलग अलग जातियों, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते थे। राष्ट्रवादी विचारों के कारण जो क्रांति फैली, उसके फलस्वरूप इन साम्राज्यों का अंत हो गया और सभी राष्ट्र अब राष्ट्र राज्य में स्थापित हो गए। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। अर्थात 19वीं सदी में यह विचार फैलने लगा कि एक केंद्रीय सरकार पूरे राष्ट्र पर शासन करेगी, न कि विभिन्न शासकों द्वारा देश के छोटे छोटे हिस्सों पर शासन किया जाए। इसका उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत और एकजुट बनाना था। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अर्थात शासकों के साथ साथ सभी नागरिक अब अपने राष्ट्र की पहचान से खुद को जोड़ने लगे और अपने राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति से जुड़कर एकजुट महसूस करने लगे। This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggles through the actions of leaders and the common people. साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। अर्थात राष्ट्रवादी भावनाओं के पश्चात उत्पन्न क्रांति के फलस्वरूप यह साझेपन अर्थात एकता का भाव उत्पन्न हुआ था। This chapter will look at the diverse processes through nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए।